कोई हेलोजन अटैच है और वो कार्बन किसी को नहीं अटैच है, तो आप उसे क्या नाम देंगे? जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह से था। मान लीजिए ये कार्बन है, यह 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे इसी कार्बन को एक हेलोजन अटैच है, तो इस कार्बन को आप क्या बोलेंगे? तो जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है 1 डिग्री बोलेंगे। जी नहीं, इसे हम बोलेंगे सुपर कार्बन। क्या बोलेंगे? सुपर कार्बन। 1 डिग्री भी इसका आंसर जनरली होता है, बट अगर आप कहेंगे एकदम सही क्या है तो वो सुपर कार्बन होगा। ठीक है, जब कार्बन किसी और कार्बन को नहीं अटैच होता तो उसे हम कहते हैं सुपर कार्बन। आई होप आपको समझ में आया होगा, वरना आप सिंपली कह सकते हैं कि मीथेन के कार्बन को हम हमेशा सुपर कार्बन कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि आपको इस OUPAC नॉमेनक्लेचर में जो भी प्रॉब्लम होगा आप बताइए, बट एज मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में कुछ मेंशन नहीं किया है, तो मैं ये आप पे छोड़ता हूँ। जब आप कमेंट करोगे और आपको जो डिफ़िकल्टी होगी तभी मैं आंसर दे दूंगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। कैन यू रिकॉल, क्या आपको याद है? आपने ये लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा था, तो आई होप आपको याद होगा। इन IUPAC सिस्टम ऑफ nomenclature does the functional group halogen appear as suffix और prefix? तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हेलोजन को जनरली हम प्रीफिक्स लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रीफिक्स, मतलब वो नाम के पहले आता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर मैंने ये लिया है CH3CH2Cl, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो इथेन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्लोरो कीपिंग पहले और क्लोरो कीपिंग बाद? मतलब क्लोरीन को पहले रखने से क्या फ़र्क है और बाद में रखने से क्या फ़र्क है? देखिए, जब आप किसी भी ऐसे नाम को पहले रखते हैं तो उसे प्रीफिक्स कहते हैं, और जिसे आप बाद में रखते हैं उसे सफिक्स कहते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन या फिर हेलोजन जो होते हैं वो जनरली एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किए जाते हैं, और जो भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उसे हम प्रीफिक्स ही लेते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स मतलब नाम के पहले आएगा। व्हाट आर द ट्रिवियल नेम्स ऑफ लेबोरेटरी सॉल्वेंट CHCl3 एंड CCl4? तो देखिए, CHCl3 को हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और CCl4 का नाम जो है वो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या नाम है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या फिर आप इसे पायरीन भी कह सकते हैं। इट इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। कौन? CCl4। अब आगे देखिए, द कॉमन नेम्स ऑफ अल्काइल हैलाइड आर डिराइव्ड बाय नेमिंग द अल्काइल ग्रुप फॉलोड बाय द नेम ऑफ हेलोजन एज अ हैलाइड। मतलब जब भी हम अल्काइल हैलाइड का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले हेलोजन का नाम लिखते हैं, सॉरी, सबसे पहले अल्काइल ग्रुप का नाम लिखते हैं और फिर उसके बाद हेलोजन लिखते हैं। किसमें? कॉमन नाम में। जैसे कि मान लीजिए ऐसे कुछ है, CH3CH2Cl, तो इसे हम कहेंगे इथाइल क्लोराइड। लेकिन यही अगर इसका IUPAC नाम होता तो इसे हम कहते क्लोरो इथेन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये हो गया कॉमन नाम या फिर ट्रिवियल नेम, और ये हो गया IUPAC नेम। एग्जाम्पल, मिथाइल आयोडाइड टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पे दिया है कि ये 11th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया गया है, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट कीजिए, तो आपकी जो भी डिफिकल्टी है वो मैं दूर कर दूंगा। अल्काइल हैलाइड्स आर नेम्ड एज हेलो अल्केन। ठीक है, हेलो अल्केन। अराइल हैलाइड्स आर नेम्ड एज हेलो अरीन्स। ठीक है, हेलो अरीन्स मतलब क्या? अरीन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, जिसका सिंपलेस्ट एग्जांपल बेंजीन है। कॉमन एज वेल एज IUPAC सिस्टम। ठीक है, तो कॉमन नाम में हेलो अल्केन, सॉरी IUPAC नाम में ये यूज होता है, और अराइल हैलाइड हम कहते हैं। ठीक है, जिसमें भी अगर हेलोजन आप पहले रखते हो तो वो हो गया IUPAC नेम, और अगर आप हेलोजन को बाद में रखते हो तो उसे हम कहते हैं कॉमन नेम। फॉर डायहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अरीन, प्रीफिक्स ऑर्थो, मेटा, पैरा आर यूज्ड इन कॉमन नेम system, but in IUPAC system the numeral 1, 2, 1, 3, 1, 4 respectively are used. The common and IUPAC name of some halogen derivatives are given in table 10.1. 10.1 में ऑलरेडी दिया है और आपने कुछ देखा भी होगा। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा और एक क्वेश्चन भी आपके लिए कि मान लीजिए
ये मैंने बना दिया बेंजीन। ठीक है, ये हो गया बेंजीन। और इस पे मान लीजिए मैंने कोई एक ग्रुप अटैच कर दिया एक्स या फिर कोई एक ग्रुप ले लीजिए, मैं अटैच कर देता हूँ एल। और यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया क्लोरीन, यहाँ पे अटैच कर दिया ब्रोमीन। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन को तो हम कहते हैं ऑर्थो। ठीक है, और इसे कहते हैं मेटा। और सब जानते हैं इसे भी कहते हैं, इसे कहते हैं पैरा। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि इस पर्टिकुलर कार्बन को हम या फिर इस पर्टिकुलर पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, ये आज का आपका क्वेश्चन है। और आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना है। और ये मान के चलिए कि ये जो एल ग्रुप लगा है इसकी प्रायोरिटी क्लोरीन या फिर ब्रोमीन से ज़्यादा ही, हेलोजन से ज़्यादा है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो क्लोरीन है वो ऑर्थो पे है और जो ब्रोमीन है वो मेटा पे है। तो इसका आंसर मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपसे, आप ज़रूर इसका आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो आई होप इसी बहाने आपको ऑर्थो, मेटा और पैरा का भी क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो वही ये यहाँ पे अब इस पोजीशन को क्या बोला जाएगा, दिस इज 1 2, दिस इज 1 3, दिस इज 1 4, ऐसे। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, इसके नाम लिखने हैं हमें। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे पैरेंट चेन। तो ये देखिए लंबी वाली चेन कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की, और ये किस पे अटैच है, 2 पे। तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे 2 ब्रोमो, पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा, 2 ब्रोमो, और कितने कार्बन, 3, तो प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो ये हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसी का देख लेते हैं अब, इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी, जी हाँ ये लॉन्गेस्ट चेन, और ये क्या अटैच है, आयोडीन। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड। फर्स्ट इसको क्यों दिया, क्योंकि इसको सब्स्टिट्यूएंट अटैच है आयोडीन। ठीक है, और अगर आप यहाँ से नंबर करते तो 1 2 3 आ जाता, 2 और 3 का एडिशन 5 होता है। लेकिन अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो 1 + 2 का एडिशन 3 होता है। जी हाँ, इसे कहते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल, मतलब जिसका नंबर कम आता है टोटल होने के बाद, उसे ही हम मेथड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉलो करते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल 1 आयोडो प्रोपेन। ये हो गया इसका नाम, 2 मिथाइल 1 आयोडो प्रोपेन। यहाँ पे मिस्टेक हो गई, क्यों बताइए, अल्फाबेटिकली आई कम्स फर्स्ट, तो ये नाम हमें थोड़ा अलग तरीके से लिखना होगा। तो इसका नाम क्या लिख दूंगा मैं, जी हाँ इसका नाम लिख दूंगा 1 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, ये हो गया। अब इधर देखिए, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, इसमें ये फर्स्ट कार्बन को अटैच है, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो 4 कार्बन वाली चेन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जी हाँ इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूट। ब्यूट क्यों, 4 कार्बन है और पोजीशन क्या है, डबल बॉन्ड की सेकेंड, तो ब्यूट 2 इन, इसका नाम हो गया 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे जो है वो ट्रिपल बॉन्ड वाला है। ट्रिपल बॉन्ड वाला मतलब अल्काइन, इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 आइन। आइन क्यों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, ये देखो। तो इसको तो हम सिंपली लिख सकते हैं ब्रोमोबेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, जी हाँ ब्रोमोबेंजीन। और इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 1,4 डाई ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, अब हमेशा याद रखिएगा नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश होगा। ठीक है, और जब भी हम नंबर के बाद पहला अल्फाबेट लिखेंगे इट शुड ऑलवेज बी कैपिटल। ये बेसिक चीज़ें आप हमेशा याद रखिएगा। आगे देखिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब हम अल्काइल हैलाइड को बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे उसे अल्कोहल से। ओके, तो अभी क्वेश्चन आता है कि अल्कोहल से कैसे बनाएंगे। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल बाय एन हेलोजन एटम। अल्कोहल्स आर अवेलेबल इन, तो यहाँ पे इसका मतलब समझ लेते हैं, ये जैसे अल्कोहल है। ठीक है,
तो इसमें सिंपली हमें करना क्या है, इस OH के ग्रुप को हटा के यहाँ पे हेलोजन ला देंगे। तो बेसिकली ये कौन से टाइप का एक रिएक्शन है? जी हाँ, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे सब्स्टिट्यूशन हुआ? जी, हेलोजन ने OH को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है। अल्कोहल्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन अ वाइड वेराइटी, बहुत सारी अलग अलग वेराइटी में अल्कोहल मिलता है। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप में बी रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम यूजिंग हेलोजन एसिड, फॉस्फोरस हैलाइड और थायनिल क्लोराइड। तो देखिए ये 3 मेथड है। सबसे पहले हम हेलो एसिड लेंगे, जैसे HBr, और फिर HI। सर HBr और HI क्यों लेते हैं? HFHCl वो जनरली वीक एसिड है। HFHCl जनरली वीकर एसिड है कंपेयर टू HBr एंड HI। फिर आगे आता है फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड मतलब यहाँ पे देख रहे हैं आप, असैलाइड है, मतलब आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले लेने हैं, जैसे PCl3। ठीक है, PBr3 ये वाले लेने हैं। हालांकि आप PCl5 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट कम्स थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड मतलब SOCl2। SOCl2। ठीक है, तो सबसे पहला वाला मेथड देखते हैं, बाय यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड मतलब हेलो एसिड। द कंडीशन फॉर रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हेलोजन एसिड डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल एंड पर्टिकुलर हेलोजन एसिड यूज। ओके, अब ये कंडीशन मतलब ये जो एरो के ऊपर आप रख रहे हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा 2 चीज़ों पे, कि अल्कोहल कौन सा है और ये अल्काइल हैलाइड कौन सा है। चलिए इसके लिए मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो अगर अगर हमारा अल्कोहल टर्शरी है, याद रखिए हमेशा अल्कोहल रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो प्राइमरी से ज़्यादा 1 डिग्री, अल्कोहल से ज़्यादा 2 डिग्री होगा, और 2 डिग्री से ज़्यादा 3 डिग्री। 1 डिग्री मतलब कैसे? जिसको OH अटैच है वो एक ही कार्बन से अटैच है, या फिर वो किसी से अटैच नहीं है। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी का एग्जाम्पल, ये हो गया सेकेंडरी का एग्जाम्पल, और ये हो गया टर्शरी का एग्जाम्पल। तो ये टर्शरी अल्कोहल हो गया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है? जी हाँ, ये तीसरा वाला। अब इसके पीछे रीज़न आता है ऐसा क्यों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल्कोहल को जो रिएक्शन होती है वो कार्बोकेटायन मैकेनिज्म से होती है। सर ये कार्बोकेटायन कहाँ से आ गया? जी हाँ, आपने ये सब 11th में पढ़ा होगा, जनरल प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये देखिए, क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव टर्शरी होगा। तो इसके लिए जो कंडीशन भी होगी ना, वो बहुत माइल्ड लगेगी, बहुत विगरस कंडीशन की ज़रूरत नहीं, जबकि इसके लिए बहुत विगरस कंडीशन लगेगी। विगरस कंडीशन मतलब हाई टेम्परेचर चाहिए, और ऊपर से आपका जो हेलो एसिड है, हेलोजन एसिड, वो स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, जैसे कि HI यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पे कभी कभी हमें कैटलिस्ट भी यूज़ करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन की कंडीशन क्या रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विथ अ गिवन हेलो एसिड इज टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ठीक है, जो टर्शरी है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। हाइड्रोजन क्लोराइड इज यूज्ड विथ जिंक क्लोराइड। ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड इज यूज्ड एज अ जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड देखिए, ये ग्रुप्स प्रोसेस में भी यूज होता है, एक रिएक्शन है ये। ठीक है, ग्रुप्स रिएक्शन फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, तो जिंक क्लोराइड इन्हें रिएक्ट करने में मदद करता है। बट टर्शरी अल्कोहल रेडियली रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एब्सेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। ठीक है, अब आपको ऐसा लगता होगा कि सर आपने तो ऊपर HBr और HI बोला था। जी हाँ, उससे रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है, आप HCl भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जी हाँ, आप HF नहीं लेंगे, क्योंकि वो बहुत कम रिएक्टिव होता है, ना के बराबर रिएक्टिव होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अभी ये ROH है, ये HCl हुआ। ठीक है, तो यहाँ से H OH के साथ कंबाइन होता है और वाटर बन गया, और ये क्लोरीन रिएक्ट हो गया R के साथ, और रिएक्शन हो गया ZnCl2 के साथ, ZnCl2 के प्रेजेंस में। अब ये ZnCl2 क्या करता है? तो देखिए यहाँ पे लिखा है, जिंक क्लोराइड इज अ लुईस एसिड। लुईस एसिड मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। ठीक है, एंड कॉन्सिक्वेंटली कैन कोऑर्डिनेट विथ अल्कोहल। ठीक है, ये अल्कोहल के साथ कंबाइन होके
कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है उसको वीक कर देता है, और जिसकी वजह से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड अल्कोहल का, जी हाँ मैं इस बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, वो वीक होने की वजह से टूट जाता है। मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 इज कॉल्ड एज लुकास रिएजेंट। जी हाँ, आप जब एनहाइड्रस ZnCl2 ले लेंगे और HCl ले लेंगे तो उसे हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो उसे कहेंगे लुकास रिएजेंट। याद रखिए जो ZnCl2 एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस मतलब इसमें बिल्कुल वाटर नहीं होना चाहिए, अगर वाटर होगा तो ZnCl2 उससे रिएक्ट कर लेगा, ठीक है, ZnCl2 उससे क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा, और फिर उसकी लुईस एसिड जैसे काम करने की टेंडेंसी नहीं होगी। तो ये देखिए H2O में लोन पेयर होता है जो ZnCl2 ले पाता है। अब मैं थोड़ा सा ZnCl2 के काम के ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये R है और ये O है और ये H है, ठीक है। तो अब होता क्या है, आपने यहाँ पे ZnCl2 लिया है, तो ZnCl2 में वेकेंट डी ऑर्बिटल होती है, ठीक है, वेकेंट ऑर्बिटल होती है, आपको ऐसे बोल देते हैं, डी ऑर्बिटल नहीं तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर उसकी तो डी भरी होती है, हालांकि वो फोर्थ पीरियड का है तो उसमें 4 शेल होती है, तो 4 शेल में पी भी होता है, डी भी होता है, सब होता है। तो ऑक्सीजन का ये जो लोन पेयर है वो ये ले लेता है, कोऑर्डिनेट कर लेता है, जिसके वजह से ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, जी हाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ऑक्सीजन पे जब पॉजिटिव चार्ज आता है तब तब यहाँ से ये OH निकल जाता है, और ये टोटली निकला ZnCl2OH, ठीक है, और यहाँ पे बन गया ये R+, और ये R+ के साथ कौन रिएक्ट कर लेता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये देखिए क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो अब ये क्लोरीन अपना एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन R+ को दे देता है, तो वो बना देता है RCl और यहाँ पे H। तो अब देखिए जरा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ओके, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। तो ये हो गया 4 5 और ये 6, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन R को दिया, इसकी वजह से क्लोरीन पे आता है प्लस चार्ज, तो यहाँ से ये जो H का इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन रख लेगा, तो ये क्या बन गया, जी हाँ ये बन गया RCl। तो जैसे ही क्लोरीन ये H का इलेक्ट्रॉन खुद के पास रखेगा उसका ये पॉजिटिव चार्ज वैनिश हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से निकलेगा क्या, -H+, और यही H+ जाके इससे रिएक्ट हो जाएगा, किससे, ZnCl2OH, और ये जो टोटल मॉलिक्यूल है ZnCl2OH इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, वही इस H+ को अट्रैक्ट करता है, तो फाइनली आपको मिल जाएगा ZnCl2 प्लस ये जो OH- था इसके साथ H+ अटैच हो जाएगा और ये दे देगा H2O। तो ये देखिए आपका बेसिकली क्या, आपका जो कैटलिस्ट था वो आपको ऐसे ही मिल गया, और हम सब जानते हैं कि कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी होती है टू रीजनरेट एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझा होगा। तो ये मेन मैकेनिज्म था रिएक्शन के पीछे। कांस्टेंट बॉइलिंग हाइड्रोब्रोमिक एसिड 48% इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग अल्काइल ब्रोमाइड। अगर आपको अल्काइल ब्रोमाइड बनाना है तो आपको 48% हाइड्रोब्रोमिक एसिड यूज करना होगा। सर बचा हुआ क्या है, वो वाटर होगा। प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड। जो अल्काइल ब्रोमाइड है उसको हम कैसे बना सकते हैं, उसको रिएक्ट कर सकते हैं NaBr और H2SO4 के साथ, ठीक है। हियर HBr इज जनरेटेड इन C2 क्योंकि HBr ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, तो जब ज़रूरत पड़ती है तभी बनाते हैं। इन C2 मतलब व्हेन सिचुएशन डिमांड्स, मतलब जब ज़रूरत होती है तब। तो ये देखिए इसका रिएक्शन यहाँ पे दिया है, तो ये ROH हो गया और इसने HBr के साथ रिएक्शन किया, H इस पे चला गया और यहाँ से HRBr और ये H2O आ गया, ठीक है। तो ये HBr कैसे बनता है, ये बनता है NaBr और H2SO4 के रिएक्शन से, ओके। इससे भी अगर आपको अच्छी ईल्ड चाहिए, गुड ईल्ड ऑफ अल्काइल आयोडाइड से मिल जाएगी, मतलब अल्काइल हैलाइड की मैं बात कर रहा हूँ। तो अल्काइल आयोडाइड मतलब ये देखिए ये वाला कंपाउंड, और इसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा पोटेशियम आयोडाइड या फिर सोडियम आयोडाइड। अल्कोहल तो देखिए सब में कॉमन रहने वाला है क्योंकि अल्कोहल से ही हम अल्काइल हैलाइड बनाने वाले हैं। तो इसमें पोटेशियम या फिर सोडियम आयोडाइड बनाने के लिए हम सोडियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड को फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं, और ये भी इन C2 जनरेट होता है। कैसे जनरेट होता है,
इन सीटू मतलब जब सिचुएशन डिमांड करता है। तो चलिए मैं आपको एक बार इनके बनने का एक रिएक्शन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं बनाता हूँ HBr। तो ये हो गया NaBr और प्लस यहाँ पे मैंने रिएक्शन किया H3PO4 से। ठीक है, तो ये दे देगा NaH2PO4 प्लस HBr। ठीक है, तो ये देखिए ये रिएक्शन है जिसमें ऐसे कुछ प्रोडक्ट बन गया। हालांकि यहाँ पे जो रिएक्शन होता है उसके पीछे जो लॉजिक है वो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड वाला है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड वाला है कि कैसे कैसे NaBr रिएक्ट करके NaH2PO4 और ये HBr देता है। इसके आगे आप रिएक्शन वापस प्रोसीड करोगे तो ये पूरा आपको दे देगा Na3PO4 प्लस 3HBr, क्योंकि H3PO4 में ये तीनों हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होते हैं। बट मेरा जो मेन मकसद था वो आपको समझाना था कि HBr कैसे बनता है, और इस रिएक्शन की मैंने पूरी डिटेलिंग आपको नहीं दी। अगर आप चाहते हो कि पूरी डिटेलिंग दूँ तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, क्योंकि जनरली होता क्या है, चीज़ों को डिटेल में पढ़ाने के बाद बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। और ये स्टेट बोर्ड की सीरीज़ चल रही है तो हम नॉर्मली चाहेंगे कि जो अपना कंटेंट है उसे नॉर्मल रखा जाए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, अब ये रिएक्शन हो गया। ठीक इसी तरह से आप NaI के साथ NaI लेके आप सिंपली HI बना सकते हैं। ठीक है, क्या ले लेंगे आप, फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा के। चलिए अभी यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि वाई फॉस्फोरिक एसिड इज प्रिफर्ड टू H2SO4 टू प्रिपेयर HI इन C2। देखिए हम सेम रिएक्शन जो है NaI इसे H2SO4 से भी तो रिएक्ट करा के ऐसे कर सकते हैं। मतलब ये दे देगा Na2SO4 प्लस HI। तो इसमें भी तो बन रहा है, इसमें भी तो ऐसे बन सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रिएक्शन नहीं होता। अब क्यों नहीं होता उसके रीज़न को भी हम जान लेते हैं कि उसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, तो इधर देखिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा द डिफरेंस बिटवीन टू एसिड दैट इज H2SO4 एंड H3PO4। तो आपको बेसिकली मैं H2SO4 एंड H3PO4 में डिफरेंस बताने वाला हूँ। तो ये दोनों एसिड में जो H2SO4 है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग एसिड। किसके कंपेयर में, जी हाँ फॉस्फोरिक एसिड के कंपेयर में। ये कौन सा एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड। इसे आप ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड और ऊपर से H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब आप सबको पता होगा जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। बट अगर यहीं पे आप फॉस्फोरिक एसिड को देखो तो वो कंपैरेटिवली वीक है। किसके कंपेयर में, सल्फ्यूरिक एसिड के। और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आप कह सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है ये कि कैसे जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है और जो फॉस्फोरिक एसिड है वो वीक एसिड है। तो चलिए दोनों का स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ आपको। तो H2SO4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है। ये H2SO4 का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये H3PO4 का स्ट्रक्चर है। ओके, तो सर दोनों में एक चीज़ तो कॉमन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को ही अटैच है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ही अटैच है। ये सेम चीज़ फॉस्फोरस में भी तो हो रही है। यहाँ पे भी देखिए ये ऐसे ही अटैच है, ऐसे ही अटैच है। तो फिर दोनों की कैपेसिटी तो सेम है H+ देने की। उल्टे H3PO4 तो 3 H+ आयन दे सकता है। जी नहीं, उससे नहीं होता। इससे होता है कि कौन कितनी आसानी से देता है। तो इधर देखिए अब सल्फर है यहाँ पे और यहाँ पे कौन है, फॉस्फोरस। और आपको पता होना चाहिए कि सल्फर और फॉस्फोरस में सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है फॉस्फोरस से। मतलब सल्फर की इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कौन ज़्यादा खींच के रख सकता है, सल्फर या फॉस्फोरस। जी हाँ, सल्फर ज़्यादा खींच के रख सकता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी डेफिशिएंसी क्रिएट होती है और वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपनी तरफ खींच लेता है। किसके कंपेयर में,
जी हाँ, फॉस्फोरस के कंपेयर में। अब ये भी मैं आपको बता दूंगा कि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉस्फोरस के कंपेयर में ज़्यादा क्यों है, क्योंकि जो सल्फर है वो फॉस्फोरस के राइट में है, और राइट साइड जाते वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप ज़रा देखिए, तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो जल्दी से H प्लस दे देगा, और फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसीलिए वो जल्दी से H प्लस इतना आसानी से नहीं देगा। हालांकि ये भी देगा, लेकिन H2SO4 के कंपेयर में थोड़ा कम। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड का रीज़न हो गया। दूसरा, इसमें अगर आप देखें तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, और यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5, दोनों अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब वो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते थे उतने लूज कर दिए। सल्फर के अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 2 8 6 है, तो उसने 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। और फॉस्फोरस है 2 8 5, तो उसने कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया? जी हाँ, उसने 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो अब वो दोनों और लूज नहीं कर सकते। सर आपको कैसे पता चला इसमें सल्फर 6 है और इसमें सल्फर 5 है? ये देखिए ना, सल्फर सारा किससे अटैच है? जी हाँ, ये सारा ऑक्सीजन से अटैच है, और ऑक्सीजन से अटैच होगा तो ऑक्सीजन सारे इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, सेम फॉस्फोरस के साथ। ठीक है, इसीलिए फॉस्फोरस का +5 और सल्फर का +6। अब देखिए, अब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कौन ले सकता है? जी हाँ, मैं बाहर के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। तो सल्फर +6 में है और फॉस्फोरस +5 में है, तो किसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी? जी हाँ, सल्फर की ज़्यादा होगी। मतलब सल्फर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला एसिड बनाएगा। तो H2SO4 स्ट्रॉन्गर एसिड है कंपेयर टू H3PO4। ये चीज़ आपको समझ में आई? तो सिंपली अब इससे क्या होगा? तो इससे यही होगा कि जब जब आप NaI को H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे, तो rather than giving HI, वो HI के बदले आपको दे देगा आयोडीन। क्या दे देगा? आयोडीन, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन कितना था? -1, लेकिन यहाँ पे आयोडीन कितना है? 0। मतलब आयोडीन पहले के कंपेयर में अब क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज कैसे हो गया? जी हाँ, -1 से 0 हो गया, उसके ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी हो गई। लेकिन यही चीज़ अगर आप H3PO4 के साथ करोगे, H3PO4 के साथ, तो वो आपको HI देगा। तो यही रीज़न था कि H2SO4 ऑक्सीडाइजेज NaI into iodine directly, but H3PO4 is comparatively weaker, so it does not oxidize to iodine, instead it gives HI। ठीक है, अब ये देखिए, तो ये पूरा रीज़न यहाँ पे हो गया। अब आगे देखिए, ये दूसरा मेथड है कैसे फॉस्फोरस हैलाइड से हम बनाते हैं। ठीक है,